तो इन श्लोकों को कनेक्ट 43 के आगे अब 42 को कनेक्ट करना है, तो आप 43 की लास्ट लाइन देखोगे, शाखा कोष्ठ अस्थि संधिषु। अगर ये शाखा कोष्ठ अस्थि संधि में आश्रित होते हैं तो इट मीन्स हमारा नेक्स्ट श्लोक यही होगा कि शाखा का कौन से दोष होते हैं, कौन सी व्याधियां हैं जो शाखा में होती हैं। क्योंकि 43 श्लोक की लास्ट लाइन में उन्होंने बोला ये एक व्याधि नहीं करते, ये विभिन्न व्याधियां करते हैं, जो शाखा में आश्रित होती हैं व्याधियां, जो कोष्ठ में होती है और अस्थि संधि में होती है। ना शाखा में आश्रित व्याधि कौन सी होती है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट श्लोक आप नोटिस करोगे कि वो होगा कोष्ठ में आश्रित व्याधि कौन सी होती है, और उसका नेक्स्ट श्लोक जो होगा वो होगा अस्थि और संधि में आश्रित व्याधियां कौन सी होती हैं। आपको शॉर्ट नोट में शाखा आश्रित व्याधि भी आ सकता है, कोष्ठ आश्रित व्याधि आ सकता है, या कोष्ठगत व्याधि करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पहले हमने 3 हेतु पढ़े, अब 3 आश्रय स्थान पढ़ेंगे हम रोगों के, ठीक है। सबसे पहले ये है शाखा, शाखा वाली ये है, देखो शाखा रक्त आद्य त्वच। जब उन्होंने आदि शब्द लगाया मीन सप्त धातुएं जितनी भी होती हैं वहां पे रोग जो हैं वो दोष जो हैं वो आश्रित होकर रोगों को करते हैं। रक्त आदि त्वक, ठीक है। त्वक यहाँ रस के लिए त्वक शब्द यूज हुआ है, ठीक है। बाह्य रोग आयनम ही तत्व, ये बाह्य, हाँ अगर आपको क्वेश्चन बाह्य रोगों के नाम से आता है तो भी आपको यही रोग लिखने हैं, ठीक है। इनको रोगों का बाह्य रोग आयन कहा है। आयन होता है स्थान, आयन का मतलब होता है स्थान। अगर आप यहाँ देखोगे जहां ये है, ये देखो यहाँ क्या है, रोग आयनम स्थानम, तो ये बाह्य रोग के बाह्य स्थान है। तद आश्रय, वहां कौन कौन से, कहाँ पर आश्रय, तद आश्रय मतलब तद कहाँ, रक्त आदि में, रक्त आदि इन धातुओं में कौन कौन से बाह्य मार्ग के रोग हैं वो आप सबको पता होना चाहिए। जब आप पीजी ऑब्जेक्टिव में जाओगे आपको कोई भी एक रोग दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि ये कहाँ का आश्रित रोग है, तो आपको अगर ये श्लोक नहीं आता होगा तो आप नहीं पहचान पाओगे कि ये कहाँ का आश्रित योग है। तो मश मैंने आपको उपमान प्रमाण में भी पढ़ाया था, और एक दिन शक्ति ग्रह पढ़ा रही थी तो भी पढ़ाया था कि माश की दाल जैसे अगर त्वचा में जब रोग हो जाता है तो उसे मश रोग बोलते हैं, ठीक है। व्यंग, व्यंग होता है जैसे मुंह में जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे मुंह पे जो है ब्लैक ब्लैक कलर के हिट्स पड़ जाते हैं, वैसे ही व्यंग है, ठीक है। गंड, अलजी, अर्बुद आदि ये सब रोग बाह्य मार्ग है। अगर आप नोटिस करो तो मैंने आपको बोला था सातों धातुओं में आश्रित होते हैं, बस रस को ये त्वचा के नाम से बोलते हैं रोगों के नाम पे। तो मश और व्यंग यानी कि त्वचा आश्रित रोग। गंड, अलजी, अगर अर्बुद आदि को देखें तो गंड, अलजी ये मांस में आश्रित होते हैं। अर्बुद आदि में देखें तो मेद भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। बहिर्भागश दुर्नाम, दुर्नाम जो है वो अर्श को बोलते हैं, पाइल्स को बोलते हैं। पाइल्स इज ऑफ 2 टाइप्स, एक्सटर्नल पाइल्स एंड इंटरनल पाइल्स। अगर पाइल्स जो है वो एक्सटर्नली हो रही है तो हम उसे शाखा आश्रित में रखेंगे, और अभी आप नेक्स्ट पढ़ोगे अगर पाइल्स इंटरनली हो रही है तो हम उसे कोष्ठ आश्रित में रखते हैं। तो बहिर्भागश्च दुर्नाम, अगर एक्सटर्नल पाइल्स हैं तो वो शाखा आश्रित रोग हैं। गुल्म, अगर एक्सटर्नल गुल्म है तो भी वो शाखा आश्रित है। गुल्म में आपको पता है रक्त की भी प्रधानता रहती है, वात दोष प्रधान रहता है इसमें, शोफ आदि, और जितने भी ये स्वेलिंग्स वगैरह हैं, गदा मतलब व्याधियां, देखो गद नहीं है गदा है, बहुवचन है, तो ये सारी व्याधियां शाखा आश्रित है। तो अगर आपको 2 नंबर पे शाखा आश्रित का आता है तो आप कहाँ से शुरू करोगे, आप बोलोगे एक दोष जो है ये हेतु जो है साथ में इंद्रिय, अर्थ, संयोग, परिणाम और काल, ये एक व्याधि को उत्पन्न नहीं करते हैं, ये बहुत सारी व्याधियों को उत्पन्न करते हैं, और इनके स्थान भी भिन्न भिन्न होते हैं। उनमें से जो शाखा आश्रित वाली व्याधियां हैं वो ये हैं। क्लियर हो गया आपको। अभी नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट क्या नाम पढ़ा था मैंने, कोष्ठ आश्रित, तो हम कोष्ठ आश्रित पे आएंगे। देखो ये है कोष्ठ आश्रित। अंत कोष्ठ महास्रोत, वो बोलते हैं कि जो अंत कोष्ठ है उसे महास्रोत भी बोलते हैं। आम पक्वाश्य आश्रय, ये जो आम और पक्वाश्य आश्रय में जितने भी रोग होंगे वो अंत कोष्ठ रोग होंगे। तत्स्थाना, वो उसके स्थान है। अब इसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, छर्दी, अतिसार, कास, श्वास, उदर, ज्वर। अंतर्भाग शोफ, वहां हमने क्या पढ़ा था बाह्य रोग में, बहिर्भाग शोफ दुर्नाम अर्श को बोलते हैं, तो यहाँ ये बोलते हैं अंतर्भाग। अगर अंतर की तरफ जो है पाइल्स हुआ होगा तो भी हम इसको मानेंगे। गुल्म भी, विसर्प और विद्रद्धि, ये रोग आपको याद होने चाहिए। कल आपको बाह्य कोष्ठ, अंतर कोष्ठ ये सब भी याद होना चाहिए। देखो एक आपको बताती हूँ, आप यहाँ देखो जहाँ पे ये माउस है, दिख रहा है आप सबको, कोई एक अनम्यूट होके बोल दीजिए।
यस मैम। देखिए, देखो आमाशय की परिभाषा दी है यहाँ पे। आमाशय की परिभाषा में वो बोल रहे हैं यत्र आम अन्नम तिष्ठति, ये हिमाद्री बोलते हैं, जहां पर कच्चा अन्न, कच्चा मतलब अनराइप जो अन्न जहाँ पे रहता है वो आमाशय है। पक्वाशय क्या होता है? यत्र पक्वम, जहाँ पे पका हुआ अन्न रहता है वो पक्वाशय होता है। तो आम और पक्वाशय की डेफिनेशन आपको दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे रोग अंतर्भाग हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? अस्थि संधि। उसको अगर आपको देखो, अगर आपको बहे रोग मार्ग से क्वेश्चन आया तो आप शाखाश्रित ही लिखोगे, अगर कोष्ठ आश्रित आया तो आप अंतर्भाग वाला आया, तो दोनों एक ही बात है। उसी तरह अगर आपको अस्थि संधि आया या मध्यम रोग मार्ग आया तो भी आपको सेम ही आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं शिर हृदय बस्ती आदि मर्मानी अस्तानाम च संधि, ये सारी चीजें तत् निबंधा, इनके साथ बंधी हुई सीरा स्नायु कंड्रा आदि मध्यम, ये सब मध्यम रोग मार्ग हैं। रोग मार्ग स्थिता तत्र, अब यहाँ क्या क्या होता है? यक्षम, यक्षम मतलब राज्यक्षमा, पक्षवद, पक्षवद मतलब वन साइड पैरालाइसिस, और अर्जित तो आप जानते ही हो, फेशियल पैरालाइसिस। और उसके बाद मूर्धा आदि रोग जो है, संधि अस्थि त्रिक शूल ग्रह आदि, संधि में, अस्थि में, त्रिक में शूल होना या फिर जकड़ाहट आना, ये सब भी जो है क्या है? मध्यम रोग मार्ग है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपको ये क्लियर हो गया? इतना क्लियर है आपको? यस मैम। आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं, अब देखो ये जो जितने भी 3 दोष थे, अब हमें नेक्स्ट श्लोक 49 श्लोक को कैसे कनेक्ट करना है। ये जितने भी 3 दोष थे वो जो हैं स्थान पे आश्रित हो गए, ठीक है। हमने बोला ये रोक कर दिए। अब हर दोष का, मैंने जब कल आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था अभी भी ऐसे कितने आचार्य हैं जिनके पास बहुत फेम है, और आपको पता है वो केवल और केवल वातपित्त कफ पे ही डिजीज जो है डायग्नोज करते हैं, वातपित्त कफ की ट्रीटमेंट करते हैं। वो किसी को नहीं जानते कि पांडु क्या है, राज्यक्षमा क्या है, वो वातपित्त कफ को निकाल लेते हैं दोषों में से, इनमें से क्या है। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी है, सिंपल बीएमएस भी ऐसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे वायु के कर्म बताए हैं, वायु ना ये वाले कर्म करेगी। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो प्लीज इसका ले लेना, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग आपको अरुण दत्त ने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, आपको मीनिंग बताती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, मीनिंग्स को आप ले सकते हो तो ले लेना, और अपनी पेपर में लिखोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो संस्रंस, पहला शब्द दिख रहा है आपको, ये वायु की बात हो रही है। संस्रंस का मतलब क्या होता है? हन्व आदि संधे भ्रंश, जो हनु आदि संधियों का, भ्रंश मतलब अपने स्थान से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ या ऊपर नीचे हो जाना, संस्र कहलाता है। व्यास क्या कहलाता है? व्यास व्यसनम व्यासो, व्यासो, व्यासो मतलब फैलना, विक्षेपण अंग प्रत्यंग, ये सब होना, मतलब कि यहाँ वहां फैलना, ये होता है विश्रंस। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? व्यद। देखो व्यद का मीनिंग क्या होता है? ताड़नम एव मुदगर आदि, ऐसे ऐसा ऐसा अनुभव होना कि कोई जो है मुदगर के साथ प्रहार कर रहा है, जैसे हथौड़ी के साथ कोई मारता है ना, ये डंडे के साथ, वैसा पीड़ा होने को व्यद परिभाषा है उसकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? संकोच, सॉरी नेक्स्ट है स्वाप, ठीक है। स्वाप के बाद साध है। स्वाप में मतलब सुप्ति, सुप्ति का मतलब सोना होता है। तो आप कैसे बताओगे कि कैसे अंग सो रहे हैं हमारे? तो कर्मण्य अंग चेतनम अचैतन्यम, जब कर्म में अचेतनता रहेगी, बिल्कुल क्रियाशीलता नहीं रहेगी, तो वो स्वाप है। उसके बाद सदनम है, सदनम का मतलब साध, साध को कैसे डिस्क्राइब करोगे? अंगानाम क्रियासु असामर्थ्य, जब आपके अंगों की क्रिया जो है वो नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल समझो, साथ को आप कैसे बोलोगे? जैसे आप ऐसे बोलो मेरे में बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो ये क्रिया, आपकी जो टांगों का क्रिया क्या थी कि उसे चलना था, बट अगर वो ये नहीं कर पा रहा है तो क्रियासु असामर्थ्य, क्रिया करने में वो असमर्थ है। उसका नेक्स्ट वर्ड आप अपनी श्लोक में देख लीजिए, रुक है। रुक का मतलब केवल पीड़ा कहकर नहीं होता, रुक का एग्जैक्ट और ग्रामेटिकल मीनिंग होता है सततम शूलम, एकदम दर्द बनी रहना, बिल्कुल भी शांत नहीं हो, तो वो वात के कारण हो रही है। तो दो मतलब विच्छिन्न शूलम, जिसमें प्रिकिंग पेन तो है बट ऐसे
पहले हो रही है फिर बंद हो रही है, फिर हो रही है फिर बंद हो रही है, तो वो भी वात के कारण है। भेदनम मतलब भेदो, ऐसा लगे कि कोई अंगों को फाड़ रहा है, ऐसी पेन अगर हो रही है तो वो भी वात के कारण है। आप ऊपर अपना श्लोक देखते रहिए, ये सभी शब्द वहीं से लिए गए हैं। संग मतलब मूत्र पूरी शादी स्व आश्रय एभ्यो निसारो वाक संगाध्यक्ष। वो बोले कि मूत्र पूरी शादी का रुक जाना या फिर वाक संग होना, ये सब जो है संग है। अंगा नाम जंग, इसी तरह इन सब के भी वो है। भंग का मतलब देखिए, भंग का मतलब होता है अंग भंग होना, यानी कि किसी ने चूरन कर दिया हो, ऐसी ऐसी दर्द होना। संकोचन होता है शिरा आदि का संकुचित हो जाना। देखो वर्तन का मतलब देखो ये थोड़ा सा अलग है और डिफरेंट है। वर्तन का मतलब वर्त, वर्त होता है गोल। तो पूरी शादी जब पिंड आकार में पुरुष की वो होती है, यानी कि कॉन्स्टिपेटेड स्टूल्स जो होते हैं, तो उसमें भी वात का ही है। तो देखो अगर उन्हें पता चल रहा है कि ये पेशेंट जो है हमें कंप्लेन दे रहा है, तो मुझे सिर्फ वात हर ड्रग्स देने हैं, तो वो क्यों नहीं ट्रीट करेगा? वो कोई डिजीज डायग्नोस नहीं कर रहा है इसमें, वो केवल लक्षण देख रहा है और ये देख रहा है कि ये वात क्या है, किसका है। ठीक है। उसके बाद अगर हर्षनम, अगर उसको हॉरिपुलेशंस हो रही है, रोमना मतलब बाल, ऊर्ध्वी भाव मतलब ऊपर की ओर खड़े हो जाना, तर्शनम मतलब तर्श, तर्श को त्रिट, त्रिट मतलब प्यास, कंप मतलब बहुत अधिक कंपन होना। ठीक है। स्पंदन, स्पंदन का मतलब देखो कितना अच्छा लिखा है। स्पंदन आपको पता होगा, नाड़ी स्पंदन करती है। इट मीन्स किंचित चलनम, थोड़ा सा चलना ही स्पंदन होता है। ठीक है। उसके बाद पारुष्य तो आप जानते हो, शोषीर्य आप जानते हो, अस्थियों का खाली हो जाना ही शोषीर्य होता है। शोष भी आप जानते हो। वेष्टनम होता है ग्रंथन एवं अंगद से, ऐसा लगना कि जैसे अंगों को कोई जो है, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ना हम पानी निकालने के लिए, वैसे कोई अंगों को वैसे कर रहा है। स्तंभ भी आप जानते हो। कषाय रसता, हाँ इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मुख का वर्ण जो है कषाय रस होना। ठीक है। और वर्ण कौन सा होता है वायु में? शाम और अरुण का वर्ण होता है। उसके बाद हिमाद्री ने अरुण वन को बहुत अच्छे से बताया है कि अरुण वन क्या होता है। ईशद रक्त, थोड़ा सा रक्त लिए हुए, एकदम रेड अरुण नहीं बोला जाता, थोड़ा सा अगर रेडिश वर्ण है तो उसे वायु के कारण माना जाएगा। अभी जैसे हमने वात के पढ़े, वैसे हम अब पित्त के पढ़ेंगे। पित्त से दाह, पित्त दाह करता है, आप सब जानते हो। राग, तभी तो रंजक पित्त इसके अंदर है, क्योंकि ये राग भी करता है। ऊषम, उष्णता भी देता है। पाकिता, पाक भी करता है। स्वेद, क्लेद, श्रुति, श्रुति मतलब निकलना, जितनी भी चीज निकलती है, प्रवृत्ति होती है। कोत होना, कोत होता है जल जाना एकदम। सदन आपको बता चुकी हूँ, मूर्छन भी बताया आपको, मद भी बताया। स्टिल अगर आपको इसको अच्छे से देखना है तो मैं टीका की ओर आपको लेके जा रही हूँ। ठीक है। पाकिता होता है पाक करना, तो वो बोलते हैं जब अजीनेशु होता है तब पाक करना, या व्रणों को पाक करना, ये सब इसके अंदर। व्रण का पाक भी पित्त करता है, प्लस अन्न का पाक भी पित्त करता है। श्वेत तो आप जानते हो। क्लेद, शोणित आदि विकार, तो क्लेद होता है क्लेदन, जब शोणित आदि विकार में क्लेदन होता है। ये कोई क्लेद पानी वाला नहीं है। क्लेदन मतलब जैसे किसी चीज में गल जाना बोलते हैं ना, गल गया है, वो गल गया है तो उसे क्लेद बोलते हैं। श्रुति मतलब किसी भी तरह का स्त्राव हो रहा है। आपको पता है जब जुकाम में हमें नाक बहता है, तो कफ तो घना होता है, तो नाक कैसे बह रहा है? तो इट मीन साथ में पित्त प्रकोपित है। पित्त प्रकोपित है तो वो कफ को पिघलाता है जो हमारे नाक से बाहर आता है फिर। ठीक है। तो श्रुति मतलब पित्त ने ही की थी, नहीं तो कफ तो घना होता है, वो क्यों बाहर निकलेगा। क्लियर। उसके बाद कोत, कोत होता है जब क्लेदस से अतिशय, इतना ज्यादा प्यूट्रिफिकेशन हो जाना, बहुत ज्यादा जो है सड़ गड़ जाता है, तो उसे कोत कहते हैं। ठीक है। ये लिखा है क्लेदस से अतिशय, बहुत ज्यादा क्लेद होना। ठीक है। अविच्छिन्नतम मतलब कि ऐसे जैसे टूटने लायक हो गया हो। सदनम मतलब साथ आप जानते हो, और सदनम आपने वात में भी पढ़ा है और पित्त में भी पढ़ा है। ठीक है। मूर्छन मतलब भ्रम, चक्कर आना। ठीक है। उसके बाद मद मतलब रोग, रोग विशेष, वो बोले कि ये रोग का ही नाम है। ठीक है। और देखो उसमें हमने बात में कौन सा रस पढ़ा था? कषाय रस, और इसमें मुख का रस जो है वो कटु और अम्ल रहेगा। ठीक है। और जो वर्ण रहेगा वो कैसा रहेगा? पांडुर रंग का वर्ण रहेगा, अरुण वर्जित। पर इसमें अरुण तो उसमें था, तो इसलिए इसमें अरुण वर्ण नहीं रहेगा। ठीक है। अभी आ गया श्लेष्मा।
ठीक है। अब श्लेष्मा क्या कर्म करता है? स्नेह, स्नेहन करता है, आप सब जानते हो। काठिन्य करता है, कंडू करता है, शीत, अगर पेशेंट को शीत लग रही है, गुरुता रह रही है। बंद, बंद किसका करेगा? तो यहाँ देखो, ये देखो, ये वाला बंद स्रोतसाम, स्रोतों को रोकना, ये श्लेष्मा का काम है। इट मीन्स कभी भी स्रोत रुके हैं या कोई स्रोत अपनी गति अच्छे से नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स आपने श्लेष्मा को ट्रीट करना है। उपलेप, देखो उपलेप, आपने आर्टियोस्क्लेरोसिस के बारे में सुना है? उसमें क्या होता है, आर्टरीज में ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये जमने शुरू हो जाता है। इट मीन्स वो श्लेष्मा का विकार है, तो हमें श्लेष्मा ट्रीट करना है उसमें। स्थैमित्य, स्थैमित्य का मतलब है गात्रा नाम पटुतम, ऐसा लगता है जैसे कि ना कपड़े से, किसी गीले कपड़े से शरीर को लपेट के रखा है, ठीक है। शोफ आप जानते हो। अपक्त्य, अगर कोई चीज जो है वो पक नहीं रही है, यहाँ भोजन जीर्ण नहीं हो रहा है, इट मीन्स उसका श्लेष्मा बढ़ गया है, तो अपने श्लेष्मा ट्रीट करना है। अति निद्रा आ रही है तो श्लेष्मा ट्रीट करना है। इसमें वर्ण जो है श्वेत रहता है, रस स्वादु और लवण रहता है, चिरकारिता, और रोग जो है वो धीरे धीरे से उत्पन्न होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। अभी हमने वात पित्त कफ के कर्म भी पढ़ लिए, ठीक है। आपको वात पित्त कफ के कर्म पढ़ लिए। अब नेक्स्ट फ्लो को बोलते हैं, हमने आपको दोषों के कर्म बताए, क्यों बताए, क्यों पढ़े भाई हमने ये, तो वो इसका फिर आंसर देते हैं। इति अशेषम अव्यापी या तुक्तम दोष लक्षण, वो बोले ऊपर हमने जो भी दोष लक्षण आपको बताए हैं, दर्शन आदि, जो 3 तरह की परीक्षा होती है ना, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, उसके द्वारा अवहित तत्सम्यक उपलक्ष्यते, इसको जो इंसान दर्शन आदि परीक्षा द्वारा सम्यक उपलक्ष्यते, मतलब कि बिल्कुल ठीक तरह से जानता है, व्याधि अवस्था विभाग्य, और जो व्याधि की अवस्था का विभाग करता है कि ये चय अवस्था है, ये प्रकोप अवस्था है, ये आम अवस्था है, ये पक्व अवस्था है, ये इस काल की अवस्था है या उस काल की अवस्था है। पर पश्यन आर्तान, रोगी को ये जो बार बार प्रतिशनम होता है, हर मुहूर्त में जो ये बार बार परीक्षा करता है, वो जो है उसको क्या होता है, ये उसके नेक्स्ट वाले श्लोक में बताते हैं वो, ठीक है। ये देखो, वो बोलते हैं अभ्यास से, वो ऐसे अभ्यास से बार बार जब वो उसको देखेगा तो उसको अपने कर्मों में सिद्धि प्राप्त होगी। अभ्यास प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशनी, ठीक है। ये उसी के साथ उन्होंने उसका फिर फल बताया कि उसे जो है कर्म सिद्धि प्राप्त होगी। वो बोलते हैं कि जिस तरह से रतन आदि का ज्ञान करने वाला सिर्फ शास्त्रों को पढ़ के जो है ये नहीं बता सकता कि ये ओरिजिनल हीरा है, ये ओरिजिनल पुखराज है, ये ओरिजिनल चांदी है, वो सिर्फ शास्त्र के लक्षण पढ़ के नहीं बता सकता। जब तक वो अभ्यास नहीं करेगा, हमें बहुत सारे वैरायटीज नहीं देखेगा, वो आपको नहीं बता सकता ये कौन सी वैरायटी है और ओरिजिनल है कि नहीं। उसी तरह एक डॉक्टर भी जो है बार बार रोगी के दर्शन स्पर्शन प्रश्न करके इन लोगों के लक्षणों को देखकर ही सिद्धि की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था 20-20 श्लोक पढ़ेंगे, बस 60 तक जाएंगे, उसके बाद मैं रुक जाऊंगी। देखो, जब आपको रोगों के भेद आएंगे तो रोगों के हेतु पूछे तो आप लिख कर आओगे असात्म इंद्रियार्थ संयोग परिणाम काल, ठीक है, ये लिख कर आओगे। उसके बाद अगर आपको रोगों के भेद पूछ लिए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप है ना सबसे पहले वाला जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो लिख कर आओगे, वही मार्ग, अंतर मार्ग, मध्य मार्ग, ये लिख कर आओगे। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। और रोगों में आप ये भी लिखा सकते हो, वात वाले जो रोग कर रहा है, पित्त जो रोग कर रहा है, कफ जो रोग कर रहा है, जो हम ऊपर पढ़ के आए अभी जस्ट, और उससे क्या फल होगा, क्यों हम उनको जानते हैं। उसके बाद आपने ये ऐड करना है, इसको ट्रिपल स्टार लगा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक परिभाषा भी पूछ सकते हैं और कोई एक चीज भी पूछ सकते हैं। दृष्ट अपचारज, देखो इसका मतलब क्या होता है। अब पहले एक एक मतलब समझो। दृष्ट मतलब देखेगे, अपचारज मतलब व्याधि के हेतु, अपथ्य, ठीक है। वो बोलते हैं 3 तरह के रोग और होते हैं। एक होता है दृष्ट अपचारज, ठीक है। एक होता है कश्चित कश्चित पूर्व अपराधत, बोलते कश्चित, कुछ होते हैं दृष्ट अपचारज, फिर कश्चित इसके साथ लगा है, कुछ होते हैं पूर्व जन्म के। तत्संकर, संकर मतलब मिले हुए, भवत अन्यो, और तीसरा होता है जो इन दोनों से मिक्स्ड हो। व्याधि रेव त्रिधा समृता, इस तरह से 3 तरह की व्याधि होती है, ठीक है। देखो दृष्ट अपराधज मतलब जैसे कि आप में से किसी ने ठंडी चीज खाई और कल जुकाम हो गया, ठीक है, खाई थी ठंडी चीज, अब पथ्य का सेवन किया था और व्याधि हो गई, तो ये दृष्ट अपराधज व्याधि होगी।
बट अगर पूर्व जन्म, अभी आपको लगता है मैं तो बहुत अच्छे से खाता हूँ, मुझे क्यों हो गई ये बीमारी, तो इट मीन्स ये पूर्व अपराध है, आपके पूर्व जन्मकृत कर्मों की व्याधि है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा अपथ्य लिया, जस्ट थोड़ा सा, और व्याधि हो गई इतनी बड़ी कि कहने की बात ही नहीं, तो फिर ये संकर है। इसमें मतलब आपके पूर्व जन्म कर्म भी थे, प्लस आपने अपथ्य तो थोड़ा सा सेवन किया ही था, तो दोनों की मिक्स होकर ये तीसरी व्याधि बनती है। ठीक है। अब इन्हीं के हम लक्षण पढ़ेंगे, ये व्याधि कैसी होती है, ये इसका कनेक्टिंग श्लोक है। वो बोलते हैं यथा निदानम दोषुत, अगर निदान से ही दोषुत हो रही है तो वो दोषुत व्याधि है। अगर निदान आपको पता है, जैसे निदान से व्याधि हो रही है तो वो दोषुत है। ठीक है। जैसे इसको पढ़ो, यद्य यस्य दोषस्य वादाते लघु रूक्षादि निधानम, वो बोलते हैं अगर आप लघु रूक्षादि निधानों का सेवन करोगे, तेन कुपिताद दोषा, वो उसी दोष को कुपित करेंगे, यानी कि वात को कुपित करेंगे। तो इसलिए जो व्याधि उत्थ होगी वो दोषुत है, क्योंकि वात दोषुत है, आपने रूक्ष लघु अन्न लिया था। ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कर्म, जो जहाँ पे आपको हेतु का कभी पता ही नहीं चले, जिसको हम मॉडर्न में ना इडियोपैथिक डिजीज बोलते हैं। उसमें इडियोपैथिक डिजीज में क्या होता है, आपको रीजन ही नहीं पता है कि क्या रीजन है। तो जो हेतु जिसमें आप नहीं जान पा रहे हो, वो आपकी कर्मज व्याधि है। और जो मैंने आपको बोला था महारंभक, एकदम से इतनी बड़ी हो गई, इतनी डिजीज हो गई, तो हेतव आतंकु रोग को बोलते हैं। तो वो दोष और कर्मज दोनों व्याधि है, क्योंकि उसमें आपके कर्म भी इन्वॉल्व है और दोष भी है। आपने अल्प, ये दिख रहा है आपको, अल्प के हेतु, थोड़ा सा हेतु लिया और आपको ये व्याधि हो गई, महारंभ मतलब बड़ी सी व्याधि हो गई, तो आपको दोष कर्मज रोग है। ठीक है। उसके बाद इसकी चिकित्सा कैसे करोगे, तो वो बोलते हैं अगर विपक्ष शीलन, विपक्ष मतलब अपोजिट, शीलन मतलब अभ्यास, शीलनाथ पूर्व, अगर आप दोषुत व्याधि में उसके विपरीत गुणों का सेवन करोगे तो आपकी दोषुत व्याधि ठीक हो जाएगी। कर्मज व्याधि, जब तक आपके कर्मों का क्षय नहीं होगा, जो आपने बुरे कर्म किए हैं या जिन जिन चीजों के लिए आप अच्छे, उस समय ऐसा जब आप कुष्ठ रोग पड़ोगे ना, तो आपको अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए बोला है। विषम ज्वर में आपको ऐसा बोला है कि अगर तब भी वो नहीं जा रहा है तो सहस्त्र नाम आपको विष्णु पाठ करना है। ऐसी चीजें सच में लिखी हैं। तो देव व्यापाश्य चिकित्सा से तब आप कर्मों का क्षय करके उस रोग को ठीक कर सकते हो। और गश्ती उभय जन्मा, और जो इन दोनों से उत्पन्न हुई है उसमें आपको दोष का भी क्षय करना पड़ेगा और कर्म का भी क्षय करना पड़ेगा। नाउ द आज का लास्ट, हाँ अभी लास्ट श्लोक है। अब वो बोलते हैं, देखो मैंने आपको बोला रोग आएंगे कि रोगों के भेद लिखिए। एक आप लिख के आओगे कोशाश्रित, शाखाश्रित, मध्यम मार्ग वाले। एक आप लिख के आओगे कि वात से कौन से होते हैं, पित्त से कौन से होते हैं, कफ से कौन से होते हैं। ठीक है। और तीसरी क्लासिफिकेशन में आप अभी क्या पढ़ा हमने, तीसरी क्लासिफिकेशन में आप ये वाले लिख के आओगे कि दोषुत होते हैं, कर्मुत होते हैं, और दोष और कर्म दोनों वाले होते हैं। ठीक है। अभी फोर्थ एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन ये है कि एक परतंत्र व्याधि होती है और स्वतंत्र व्याधि होती है। तो दो तरह के होते हैं, एक स्वतंत्र व्याधि अत्यो अन्यता पुनर्द्वितीया, वो बोलते हैं एक स्वतंत्र होती है, एक परतंत्र होती है। जो परतंत्र होती है वो पुनः दो तरह की होती है। ठीक है। दो तरह की कैसे होती है परतंत्र, आपको पता है ना, स्वतंत्र व्याधि वो होती है जो स्वयं उत्पन्न होती है, परतंत्र व्याधि वो होती है जो दूसरे से उत्पन्न होती है। परतंत्र व्याधि पुनः दो तरह की होती है। कैसे, पूर्वजा पूर्वाख्या, एक तो जो पहले हो जाते हैं, रोग के ही पहले जो चीज हो जाती है उसे पूर्व रूप बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि प्रमेय में पूर्व रूप में उसको जो है क्या हो रहा है, दा हो रही है,